हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में अपन 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक अपन इसमें पढ़ेंगे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और दोस्तों बाबर तक अपन संपूर्ण अध्ययन है वो इन 100 प्रश्नों के अंदर कर लेंगे। और दोस्तों, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ में अपन डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला शासक बना? दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महमूद गजनवी। अब देखिए, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? ऊपर देखिए ए नंबर का ऑप्शन सुबुतगीन, ये दोस्तों मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था। ठीक है, आप इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कि 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेके 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। और उसके आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना, और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी के मध्य दोस्तों महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुल 17 आक्रमण किए थे भारत पर, और उसका प्रमुख उद्देश्य यही था धन को लूटना। ठीक है, और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, यह महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अब देखिए, महमूद गजनवी के समय अल-बरूनी आया था। ठीक है, और ये दोस्तों विद्वान था, विदेशी विद्वान। ठीक है, और इसने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फारसी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु है वो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम
मस्जिद का निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और अडाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 9 नंबर प्रश्न है इसमें, देखिए तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन किन के बीच में हुई थी? तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह लड़ाई हुई थी। तराइन की प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध है वो इन दोनों के मध्य हुए थे। और पहले युद्ध में यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रही थे और तराइन की द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी विजय रहे थे। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अब दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। देखिए, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी थी और फिर खुद शासक बन गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। किसकी हत्या की थी? जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान है ये किसकी बेटी थी? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखिए, क्या इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे? तो देखिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था क्योंकि उसके सभी पुत्र हैं वो अयोग्य थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दोस्तों शासक बनाया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी कौन? रजिया सुल्तान। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 12 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, फिर वापस चला गया था दोस्तों। ठीक है, वापस चला गया था भारत को छोड़ के और यहाँ पर अपना विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब किया था? तो 1192 ईस्वी में पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? यानी कि 1329 और 1330 ईस्वी के बीच में तांबे के सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सी नंबर का ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन तुगलक है ये दोस्तों सभी मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है या विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है विरोधों का मिश्रण। अब क्यों बताया है? देखिए दोस्तों, इसने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई थी और सारी की सारी योजना है वो असफल रही थी।
इसकी वजह से दोस्तों उसको विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चला दिए। ठीक है, अब तांबे के सिक्के चला दिए, बाजार में तांबे के सिक्के आ गए, तो तांबे के सिक्के लोगों ने नकली बनाना शुरू कर दिया और बाजार में अधिक नकली सिक्के हैं वो प्रचलन में हो गए। अब उसके बाद में क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि बाजार से सभी तांबे के सिक्के हैं वो वापस ले लिए और सरकारी खजाने में जमा कर दिए और उनके बदले चांदी के सिक्के दे दिए, यानी कि तांबा के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के दे दिए। और इसकी वजह से दोस्तों खजाना खाली हो गया और योजना भी दोस्तों विफल हो गई थी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और इब्राहिम लोदी को दोस्तों राणा सांगा ने भी पराजित किया था और बाबर ने भी पराजित किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इनाम भूमि किसे कहा जाता है? इनाम भूमि किसे कहा जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दोस्तों इनाम भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, तो रजिया सुल्तान। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। 20 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें यात्री इब्न तुता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न तुता कहाँ से आया था? तो दोस्तों बात है 1334 ईस्वी की। अब 1334 ईस्वी में शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तुता भारत आया। इसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों इब्न तुता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सफरनामा। सफरनामा, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों रेहला। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है रेहला, ये भी आपको याद रखना है, ये इब्न तुता की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मोरक्को से आया था, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महमूद गजनवी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? यानी कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महमूद गजनवी। देखिए महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें महमूद गजनवी, एक नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि है वो धारण की, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए यामीन उद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरी देखिए अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, ये दोनों उपाधि धारण की थी किसने? महमूद गजनवी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो प्रथम आक्रमण है ये किस राज्य के विरुद्ध किया था?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसके विरुद्ध, तो ये किया था दोस्तों हिंद शाही यानी कि हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध दोस्तों प्रथम आक्रमण किया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको बता दूं मैं कि महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वे हिंद की प्रथम लड़ाई जो 1000 ईस्वी में हुई थी, 1001 पर, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1001 ईस्वी में, ठीक है। और कहां पर किया था, तो दोस्तों पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था, ठीक है। और इसमें जयपाल को दोस्तों हरा दिया था किसने, महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों उदभांडपुर या ओहिंद या वहिंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो अंतिम आक्रमण है वो किसके विरुद्ध था, तो ये था दोस्तों जाटों के विरुद्ध। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए आगरा के निकट बेहरा के दुर्ग में किया था, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया, यानी कि दोस्तों हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया, तो किसने कर लिया था ये, तो ये किया था दोस्तों जयपाल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, जयपाल को ही हराया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण है वो इस जयपाल पे ही किया था, ये हिंदू शाही वंश का शासक था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था, महमूद गजनवी किस वंश का था, तो दोस्तों ये यामिनी वंश का था। किस वंश का था, यामिनी वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ये दोस्तों देखिए भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है ये, ठीक है। हालांकि महमूद गजनवी के समय ये विद्वान था, ठीक है, फिरदौसी, इसने शाहनामा लिखी भी थी, ठीक है। और जो विदेश से आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामिनी का लेखक उतवी, तारीख ए सुयुक्तगीन के लेखक वहाकी, ये तीनों हैं ये दोस्तों इतिहासकार, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो वो है लाहौर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को यानी कि स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है, किसने, यानी कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला यानी कि स्वयं को जला लेने का दृश्य यानी कि दृश्य का भयानक चित्रण है वो किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों इब्न तूता ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वो है महमूद गोरी। कौन सा है, मोहम्मद गोरी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 36 नंबर प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खान। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खान। आगे देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1206 से लेके और 1290 ईस्वी तक दोस्तों गुलाम वंश था दिल्ली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? अब देखिए शुरू तो किसने किया था? शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण है वो शुरू करवाया था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में दोस्तों इस जो कुतुब मीनार है इसको दोस्तों पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, इल्तुतमिश से। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तुगलक वंश है ये 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, 1320 से 1320 से लेके 1414 तक दोस्तों तुगलक वंश चला था। देखिए मैंने आपको बताया 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश और 1290 से 1320 तक दोस्तों खिलजी वंश और 1320 से लेके 1414 तक दोस्तों इसमें तुगलक वंश रहा था। ठीक है, तो और तुगलक वंश की स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था दोस्तों कल्लर ने। किसने? कल्लर ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कल्लर ने। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो दोस्तों यह संदर्भ है वो किसका था? तो ये बहलोद लोदी का। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहलोद लोदी। आगे देखिए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था अल बेरूनी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल बेरूनी। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों व्यक्ति दे रखे हैं और सूची सेकंड में दोस्तों इनका मतलब कौन थे ये वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए सुमेलित करते हैं। देखिए निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया ये दोस्तों कौन थे? तो ये सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। ठीक है, और मलिक काफूर, तो मलिक काफूर कौन था? तो दोस्तों ये 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी है, ये नियंत्रित दाम व राशन प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दोस्तों यहाँ पे देखिए दास राजवंश। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? दास राजवंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें
2413, 2413 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वो है इल्तुतमिश। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 है वो मुगल से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूता भारत आया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को दोस्तों खलीफा घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोद लोधी। कौन था? बहलोद लोधी। ये दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश है दोस्तों, ये 1451 से लेके 1526 तक चला था लोधी वंश। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 50 नंबर प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ये अल बरूनी ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद। ठीक है, तो इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए, भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी की जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, इनमें से सभी। 52 नंबर प्रश्न है, अल बेरूनी का पूरा नाम है? तो दोस्तों अल बेरूनी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों वो है अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद। ये दोस्तों अल बेरूनी का पूरा नाम है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल बेरूनी के अनुसार अत्यंत चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। अल बेरूनी के अनुसार अत्यंत यानी कि चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याघ्र, जुलाहा, ये चतुवर्ण के नीचे वर्ग में शामिल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ए और बी दोनों। आगे देखिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? तो किताब उल हिंद को। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने लिखी थी ये? तो अल बेरूनी ने। आगे देखिए, वे हिंद का युद्ध 1001 है। ठीक है, 1001, वे हिंद का युद्ध 1001 ईस्वी में दोस्तों निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में दोस्तों किन के बीच लड़ा गया था वे हिंद का युद्ध? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, वे हिंद का युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पंजाब के हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल को हराया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें
दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, इसमें देखिए इसमें क्या था, देखिए वे हिंद के युद्ध है वो दो हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, वे हिंद के युद्ध दो हुए थे। एक तो हुआ था दोस्तों 1001 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था दोस्तों 1008 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो वे हिंद की जो द्वितीय लड़ाई है, ठीक है, वो हिंदू शाही वंश के आनंद पाल को हराया था महमूद गजनवी ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं इसमें। ठीक है, 1001 ईस्वी में तो वे हिंद की प्रथम लड़ाई थी, और दूसरी थी दोस्तों वे हिंद की द्वितीय लड़ाई जो 1008 ईस्वी में हुई थी। तो 1008 में तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुए युद्ध हुआ था, और 1000 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए इसमें 56 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये तो दोस्तों स्थायी सेना का बात आता है तो दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नाम आ जाता है ऑटोमेटिक, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम है वो नियत किए, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी इसमें सही है। तीसरा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सारे कथन बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खिज्र खां सैयद। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो दोस्तों कौन गुलरुखी के नाम से यानी कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो था दोस्तों सिकंदर लोदी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है वो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को अधिकारी मनोनीत किया, बिल्कुल सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकित के पद पर नियुक्त किया, दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इनके बारे में गलत कथन है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो शुरुआती 3 कथन थे रजिया सुल्तान के संबंध में वो इसमें बिल्कुल सत्य थे। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पे देखिए बलबन के संबंध में जो असत्य कथन है वो कौन सा है? देखिए, उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों इसमें। ठीक है, जो 40 दल था, जो यानी कि जो चालीसा दल है उसको दोस्तों समाप्त किया था किसने? तो बलबन ने समाप्त किया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये जो देखिए 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, ये किसने बनाया था? जिसको चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है, तो इल्तुतमिश ने इस दल का निर्माण किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश की सफलताओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान था इस चालीसा दल का, और इस चालीसा दल को दोस्तों बलबन ने है वो समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कानून एवं व्यवस्था भी
बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश आता है, ये आता है दोस्तों 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों खिलजी वंश, ये आता है दोस्तों इसमें 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश आता है। उसके बाद में आता है दोस्तों तुगलक वंश, ये आता है दोस्तों कब से कब तक है? तो ये 1320 से लेके 1414 तक इसमें ये तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद में आता है दोस्तों सैयद वंश, जो 1414 से लेके 1414 से लेके और 1451 तक, ठीक है, 1451 तक ये दोस्तों इसमें सैयद वंश होता है। और फिर 1451 से लेके 1526 तक इसमें लोधी वंश रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें देखिए, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो दोस्तों तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन से कारण थे? तो दोस्तों कौन से कारण थे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, दूसरा है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, तीसरा है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ठीक है, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो दोस्तों इसमें ये चौथा तो इसमें गलत हो जाएगा, और 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 65 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सही क्रम क्या है? तो गुलाम वंश के शासकों का अपने को सही क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेके 1210 तक इन्होंने शासन किया था। फिर आता है दोस्तों इसके बाद में इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 से लेके 1236 तक शासन किया था। फिर उसके बाद में दोस्तों रजिया सुल्तान, ये दोस्तों इन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया था, यानी कि 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद में दोस्तों आराम शाह है, ठीक है, उसके बाद में आराम शाह आता है, जो इसके बाद में शासक बनता है और ये कुछ दिनों तक रहता है। तो यानी कि सबसे लास्ट में इसमें आराम शाह आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, आराम शाह है यहाँ पे सबके लास्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में आराम शाह शासक बनता है। कौन बनता है? आराम शाह। लेकिन दोस्तों ये अयोग्य होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, अयोग्य होता है, अयोग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला था। तो यानी कि कुतुबुद्दीन के बाद में शासक बनता है आराम शाह, और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 4 2 3, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये किसका है मुख्य द्वार? तो ये दोस्तों कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में देखिए
हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को क्या किस नाम से जानते थे? हिंदुओं को यानी कि हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है, ये दोस्तों खराज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? खराज के नाम से। और युद्ध की लूट का 1/5 भाग है, ये दोस्तों किस नाम से? तो ये खुम्स के नाम से जानते थे इसको। किसको? खुम्स के नाम से। ठीक है। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, ये दोस्तों किस नाम से? तो ये दोस्तों उस्र के नाम से जाना जाता था। और मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर है, उसको जकात के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें क्रूर एवं निरंकुश शासक बिल्कुल सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें असत्य कथन है। ठीक है। आगे देखिए, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है अमीर खुसरो के संबंध में? तो देखिए, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार के कवि थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखिए आगे चौथा, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि अमीर खुसरो के संबंध में ये चारों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो कौन से कारण हैं वो उत्तरदायी थे? तो देखिए, दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये तीनों थे दोस्तों इसमें। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए दोस्तों ये कारण है वो उत्तरदायी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो वो था दोस्तों मोहम्मद गोरी के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो दोस्तों ये कौन से वंश का था? तो ये दोस्तों सस्वनी वंश का था। ठीक है, सस्वनी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो है, देखिए, शहाबुद्दीन यानी कि धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इन सभी के नाम से दोस्तों मोहम्मद गोरी को जाना जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1175 में दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मुल्तान, करमाती शासक। ठीक है, इस पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो वो है दोस्तों, देखिए, सोलंकी शासक भीम सेकंड। ठीक है, भारत का पहला शासक कौन था? सोलंकी शासक है भीम सेकंड। ठीक है, इसने दोस्तों मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 में। फिर दोस्तों देखिए 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम सेकंड यानी कि मूलराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार पराजित किया था। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल में था, यानी कि विवाद क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है बठिंडा, जिसको ताबर हिंदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तो वो था दोस्तों इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में दोस्तों जो मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध है दोस्तों मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद गैडवाल के मध्य हुआ था, और इसमें जयचंद गैडवाल की हार हुई थी और मार भी दिया था जयचंद गैडवाल को। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण है वो किसके विरुद्ध हुआ? तो वो है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, देखिए 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी है वो मारा गया था, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम स्वरूप मात्र थे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है ये किसका है? तो ये V.A. स्मिथ का है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-1203 ईस्वी में, बंगाल विजय 1204 से 1205 ईस्वी के समय और असम पर आक्रमण 1206 में किया? तो ये मोहम्मद गोरी का उस सेनापति का नाम बताना है जिसने ये आक्रमण किया, तो वो है दोस्तों देखिए इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये सेनापति था, इसने इन तीनों जगह पर आक्रमण किया था, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों देवगिरी का शासक कौन था? तो वो है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने यह कथन है वो किस सुल्तान के लिए कहा? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों चौधरी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौधरी। आगे देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस वंश का? तो वो है सैयद वंश का, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो है दोस्तों फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो है फिरोज तुगलक ने। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फिरोज तुगलक ने, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है तो वो है दोस्तों बख्तियार खिलजी, इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें तबकात ए नासिरी के लेखक हैं, तबकात ए नासिरी के लेखक हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों कौन? तो मिनहाज उज उस सिराज,
मिनहाज उस सिराज, ये दोस्तों तबकात ए नासिरी के लेखक हैं, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों लाहौर, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो जफर खां, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? तो दोस्तों जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए, और नुसरत खां की मृत्यु हुई थी दोस्तों रणथंभौर के युद्ध के समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खराज, उम्र और मुक्तई, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों दोस्तों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो दोस्तों तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो ये अमीर खुसरो ने लिखी थी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे दोस्तों चांदी तांबा। ठीक है, टंका है चांदी से, ससगनी चांदी से, और जीतल है ये तांबा से बने थे, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, आज मैंने आपको 100 प्रश्न करवाए हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और रोजाना आराध्य आर एस अकेडमी पर बने रहिए। आराध्य आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।